चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक मतलब भूकंप के बारे में जानेंगे और भूकंप से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जामों में या किसी भी तरह के एग्जामों में जो क्वेश्चन करी जाती है उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरी तरह से जानेंगे। देखो, भूकंप जान रहे हैं कि भूकंप होता क्या है। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अर्थक्वेक के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो, भूकंप क्यों आती है, भूकंप क्या होता है, तो सबसे पहले समझ भूकंप है क्या। तो भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। क्या वो एक प्राकृतिक आपदा, वो कब घटेगा इसका कोई ठीक नहीं है। इसी कारण से जो भूकंप है वो क्या है, आपका एक प्राकृतिक आपदा है। ये होता कैसे, इसके कारण क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप बता नहीं ध्यान दीजिए। आपका भूकंप क्या होता है, तो धरती के अंदर होता है। मतलब धरती के अंदर क्या होता है, कुछ प्लेट बिगड़ जाते हैं, आपस में टकराने की वजह से भूकंप आती है। ठीक है ना। भूकंप आने के कारण बेसिक में चर्चा करूंगा, अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। ये प्लेटें हैं। अब मान लो देखो, भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है ना, मान लो कि भूकंप आपका यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। ये आपका धरातल है, ये धरातल है आपका। तो भूकंप जौना बिंदु से उत्पन्न होगा वो वाला बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और ये भूकंप जौना धरती के बिंदु पर मिलेगा उसको इपी सेंटर, अधि बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहेंगे? है जो भूकंप है आपका धरातल के जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर, ईपी सेंटर। ठीक है ना। तो भूकंप जिस बिंदु से उत्पन्न होता है उस बिंदु को फोकस कहते हैं, और ये भूकंप धरातल धरती के जिस बिंदु पर मिलता है उसको ईपी सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो, जिस बिंदु से आपका भूकंप उत्पन्न होता है उस बिंदु से होकर तीन तरह के तरंग निकलते हैं। एक होता है पी, दूसरा का एस और तीसरा का होता है लब। इन तीनों तरंग में मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और लब तरंग होता है। लब का मतलब क्या? एसडी लव जो नाम के वैज्ञानिक थे वही लव तरंग का खोज किए थे। वो अपने ही नाम पे इसका रख दिए लव तरंग। ये बड़ा खतरनाक होता है। जिसको लव का बीमारी पकड़ता है ना उसको बर्बाद कर के छोड़ता है। ध्यान दीजिए। तो ये जौन है ना, जौन आपका मतलब जो भूकंप होता है वो धरती के अंदर से उत्पन्न होता है। जहाँ बिंदु से उत्पन्न होता है उसको फोकस है, और यही भूकंप धरती के जिस बिंदु पर टकराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ईपी सेंटर। अब देखो, मान लो जिस बिंदु पर भूकंप टकरा गया है और उस बिंदु पर जहाँ टकराया है वहाँ पर भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर अगर कौन होगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर कौन लड़का खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन लड़का खड़ा है, ये आई कौन लड़का खड़ा है, इसका चेहरा हो गया, इसका आँख उख सब बना दिया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर खड़ा है, इधर से कौन लड़की खड़ी है, यहाँ से कौन लड़का खड़ा है, यहाँ से कौन लड़की खड़ी है, ये लड़की हो गया मान लो कि आपका है। ठीक है ना। ये लड़की हो गई। अब मान लो ये ससुरी दोनों मिलने के लिए लड़का लड़की दोनों यही जब भूकंप होना होता है दोनों का दशा बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगी सब। दोनों मिलने आई थी या बीच में भूकंप घट गया, हो गया काम खत्म, मिलने के चक्कर में अपन जान गवा के चल गई सब। देखो बुआ, कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा उसको कहेंगे फोकस, और यही भूकंप धरती के जिस बिंदु पर मिलेगा उसको कहते हैं ईपी सेंटर। और ध्यान दीजिए, जहाँ पर मतलब ये आपका भूकंप मिलेगा धरती के जिस बिंदु पर वहाँ पर तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पर तीव्रता बहुत ज़्यादा हो। जैसे से आपका आगे बढ़ते जाएगा ना तीव्रता, दूरी मतलब तीव्रता कम होती जाती है। जैसे से आगे बढ़ते जाएगा उतना मतलब भूकंप की तीव्रता कम हो जाएगी। मतलब मान लो आप यहाँ पर है, अब भूकंप यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर रहेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा सकती है। लेकिन इसके आगे मतलब बहुत दूर है। जैसे मान लीजिए कि भूकंप, देखो बिहार में सबसे पहली बार भूकंप कब आया था? 1934 में बिहार में। उसके बाद से भूकंप आते रहा। 2011 में भूकंप आया था और 2012 में भी अनुमान लगाया था। कल्लू का एक गाना भी आया था कि 2012 में आई भूकंप, सुने थे ना गाना। तो कहने का मतलब 1900 क्वेश्चन करता है जी के जिसमें बिहार में सबसे पहली बार भूकंप कब आया था, तो याद रखिएगा 1934 में बिहार में सबसे पहली बार भूकंप कब आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ से आपका तीव्रता बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी तीव्रता कम होते जाएगी। मतलब जैसे जैसे आगे दूरी तय करते जाएगा उसकी तीव्रता खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात आ रही है। ठीक है ना। 1934 में बिहार में सबसे पहली बार भूकंप आया था। ये भूकंप जो होता है जिस बिंदु से उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं, या जहाँ जाकर टकराएगा उसको ईपी सेंटर कहते हैं। अब यहाँ से तीन तरंगें निकलती है, पी, एस और एल, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग। अब देखो, इन तीनों में सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? ये प्राइमरी बहुत कम खतरनाक होता है, लेकिन इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 6 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 6 किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है। और एस जोन आपका तरंग होता है ये 3.5 मतलब 3.5 किलोमीटर पर सेकंड दूरी तय करता है। लेकिन जो लव तरंग होता है ये 1.5 किलोमीटर पर सेकंड दूरी तय करता है। एक सेकंड में 1.5 किलोमीटर का दूरी ये तय करता है। कौन? लव। तो स्पीड सबसे ज्यादा प्राइमरी का होता है, लेकिन वो सबसे खतरनाक नहीं होता। खतरनाक कौन होता है? लव तरंग होता है। देखो, लव तरंग का मतलब क्या होता है बुआ? ये लव का जिसको बीमारी पकड़ लेगा, धीरे धीरे पकड़ेगा तो बड़ा खतरनाक होगा, डायरेक्ट पकड़ेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है।
देखो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये जो प्राइमरी है ये आपका प्राइमरी वेव हो जाएगा, ये द्वितीयक सेकेंडरी वेव हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लव वेव। एसडी नाम के एक वैज्ञानिक थे, एसडी लव के नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही इस तरंग का खोज किए थे, जिसके उन्हीं के नाम पर ये आपका पड़ गया था। तो धरती के अंदर 3 तरह के तरंग पाए जाते हैं जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव उत्पन्न होता है। ये तीनों तरंग, तो तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक लव होता है। ये जहां मारेगा वही जब फाड़ देगा, धरती के पास जाएगा। देखो लव तरंग आपका सबसे पहले कौन सा तरंग उत्पन्न, लव, लव के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, ये 3 तरह का तरंग होती है। और सबसे खतरनाक है ये होता है, ये जो होता है ना, धरातलीय बिंदु पर सबसे जाकर ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले प्राथमिक तरंग उत्पन्न होगा, ठीक है ना, पहले ही उल्टा लिखेगा, पहले आपका पी, उसके बाद ई, उसके बाद लव तरंग उत्पन्न होता है। ये सबसे ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। देखो लव तरंग ऐसे भी क्या होता है, खतरनाक होता है। अब मान लो कि आप क्या करें, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज किए, 2-4 दिन उसके पीछे भागे, 2-4 दिन पीछे भागे, उसको आप प्रपोज कर दे किसी लड़की को, लड़का है तो लड़की को, लड़की है तो किसी लड़का को प्रपोज करेगा। आप किसी को 2-4 दिन के अंदर में प्रपोज कर दिया, ज़्यादा दिन उसके पीछे नहीं भागे हैं, आज 2-4 दिन के बाद आपको मालूम चला कि वो कौन और के संग घूम रही है, कौन और के संग बात कर रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं अखरेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर वही बहुत ज्यादा यहाँ पर पीछा करेंगे तो वो बहुत इफेक्ट आपको पड़ जाएगा। लेकिन जिसके पीछे बहुत ज्यादा दिन से पड़े होंगे, या जिसके पीछे बहुत ज्यादा दिन से पड़े हैं, आप कुछ दिनों के बाद वो प्रपोज कर दिए, मतलब मान लो कि जिससे आपकी मुलाकात हुई, उसके संग 2-3 साल बातें किए, बिताए, वो क्या हो गया ना, मतलब वो तो धीरे धीरे ना 2-3 साल उसके पीछे टाइम आप गवाए हैं, धीरे धीरे आप क्या 2-3 साल उसके पीछे टाइम गवाए हैं, 2-3 साल उससे बात की है। अब सोचो अगर डायरेक्ट वो छोड़ दे, किसी और को मोटरसाइकिल में बैठ के घूमना स्टार्ट कर दे, तब वो कितना अखरेगा, बहुत अखरेगा। और हमेशा आपको सटाता रहेगा, उसकी सारी मीठी मीठी बातें याद आती रहेगी, और सोच सोच के मुंह रसगुल्ला करते रहेंगे। तो कहने का मतलब जौन काम धीरे धीरे होता है ना, समझिए वो बड़ा खड़ता है। इसी कारण से इसका लाभ है, जौन बीमारी जिसको पकड़ लेगा ना, उसको बर्बाद करके छोड़ेगा बुआ। हर बात अपने आप पर मतलब गुजार कर नहीं सीखी जाती है, बड़ों से भी कुछ सीखी जाती है, जिन पर गुजर चुके हैं उनसे सीखी है। समझ में आ रही है, समझिए यहाँ पर। तो हम लोग कहा थे, तो सबसे खतरनाक तरंग का लव वाला खतरनाक ये सबसे होता है। हाई प्राइमरी सेकेंड ये उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक खतरनाक ये होता है। तो चलिए जब तीनों तरंग के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पर प्राथमिक तरंग जिसको हम लोग बोलेंगे पी से प्राइमरी वेव बोलेंगे, द्वितीयक तरंग फिर लव तरंग होता है। क्या प्राथमिक तरंग की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए प्राथमिक तरंग का यदि स्पीड देखी जाए तो इसका जो स्पीड होता है, चाल 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन, प्राथमिक तरंग। लेकिन द्वितीयक तरंग 1 सेकेंड में शायद 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, और यही लव तरंग 1 सेकंड में मात्र 1.5 किलोमीटर का दूरी, मतलब 1.5 किलोमीटर का दूरी तय करता है। देखिए कितना अंतर है। खतरनाक स्पीड सबसे ज्यादा इसका है और सबसे कम लव का है। लेकिन खतरनाक आपका कौन सा है, लव है। जिसका स्पीड कम वो खतरनाक। जो चुप्पा इंसान मिलेगा, समझिए वो अंदर एकदम गोली लील रहा है, वो बर्बाद कर देगा। याद देखिएगा, चुप्पा इंसान बहुत खतरनाक होता है अंदर से, वैसा नहीं होता। जिसका स्पीड कम, समझ जाइए कि बहुत खतरनाक है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए प्राथमिक तरंग का मतलब पी तरंग का क्या हो गया, स्पीड सबसे अधिक होता है, द्वितीय का 3.5 होता है, और लव का होता है 1.5। लेकिन खतरनाक आपका ये होता है। देखिए क्षति का मतलब क्या हो गया, जो प्राथमिक तरंग होता है बहुत कम क्षति पहुंचाता है, द्वितीय मतलब प्राथमिक से थोड़ा अधिक पहुंचाता है। लेकिन सबसे अधिक क्षति पहुंचाएगा कौन आपको, ये लव। क्यों, क्योंकि बड़ा खतरनाक तरंग यही होता है, सर्वाधिक क्षति पहुंचाने का काम कौन करता है, लव तरंग। ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा। यहाँ पर जब लव तरंग टकराता है ना, तो यहाँ पर और कौन होगा ना, तो उसको होश नक्शा बिगाड़ देगा। है दोनों बकलोले मिलने के लिए, अगर यहाँ पर ईपी सेंटर के पास रहती सब ना, तो दोनों का होश बिगड़ जाता है। लड़का तो आ गया यहाँ पर भी, लेकिन लड़कियां थोड़ा दूर है, इसी कारण से बच गई। देख के दांत चेहरे कर दिए, देखिए मार के ससुरी का मुंह फुला दिए। देखो बुआ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस नहीं भटकाना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है आपका, मतलब टकरा रहा है। आज जैसे लव तरंग यहाँ पर टकराएगा ना, यहाँ जोन भेटा जाएगा ना, उसका लव तरंग तो हिचरी निकाल देगा साहब। अब सुने होंगे ना बचपन में कि जब धरतिया हिलता है, तो हम लोग बचपन में गांव जौर में सब सुनते होंगे, टाउन में होते हैं तो अंधविश्वास नहीं चलता, लेकिन गांव जौर में कहता है कि नाग देवता मुड़ी हिला रहे। अरे बकलवा कहीं के नाग देवता धरती के अंदर, मतलब नागे देवता सब लेके खड़े हैं क्या, ये सब एकदम नॉलेज नहीं है, तो बातें करता है सब पूरा का पूरा। देखो तो ये भूकंप जौन आता है, इस शेष नाग के मुड़ी हिलाने की वजह से नहीं है। ये धरती के जो अंदर जो भाग है, धरती के अंदर का जो भाग है, बहुत तरह के प्लेट से मिलकर बनल है। उसी प्लेटवा के जब प्लेटवा कभी कल गड़बड़ी की वजह से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होता है, टकराएगी तो एकदम धरती का जो अंग एकदम हिलने लगता है पूरा। हाई प्लेटवा ने जो टकराती है, इसी रीजन से भूकंप आता है। मैं अभी बताऊंगा सारी बातें। अभी आप पी तरंग के बारे में जान, इन तरंगों के बारे में जान लीजिए।
तो समझ गए। सर्वाधिक क्षति कौन तरंग पहुंचाएगा? आपका एल जो तरंग है, मतलब लव जो तरंग है, वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाएगा। और उसके बाद ही समझिए हाइड्रोजन पी तरंग होता है, ये ठोस द्रव गैस तीनों में अपना रफ्तार बढ़ा सकता है, चल सकता है। ठोस में, द्रव में, गैस में थोड़ा कम चलता है। मान लो कि ये हवा हो गया, इसमें चलेगा अच्छी, मतलब इसमें ज्यादा स्पीड में नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में चल सकता है। लेकिन जो द्वितीयक तरंग होता है वो मात्र ठोस में चलेगा, द्रव में नहीं, पानी उनी में नहीं। धरती के अंदर मान लो कि द्रव है, पानी उनी, मान लो कि यहाँ पर आपका भूकंप उत्पन्न हुआ, इस वाले भाग में आपका क्या है, इस वाले भाग में पानी है, ठीक है। अब पानी है बुआ, तो एक बात समझिएगा पहले, ये देखिए मान लो कोई चट्टान है, ये आपका क्या प्लेट है, इस प्लेट में 10 से 11 किलोमीटर, मतलब क्या करें, मीटर गहरा कर देंगे ना, तो पानी भर जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, समुद्र बन जाएगा। समुद्र की ज्यादा गहराई थोड़ी होती है, ऐसे बनता है, ठीक है ना। प्लेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर सब धरातलीय, मतलब धरातल होता है, सब प्लेट के रूप में क्या होता है, बटल रहता है। एक बात याद रखिएगा, समुद्र के अंदर जो चट्टान होता है, जो पत्थर होता है, उसको कटक या रीच के नाम से हम लोग जानते हैं। वो बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। देखिए ठोस द्रव गैस में ये गति करता है पी तरंग, लेकिन ये ठोस में द्वितीयक तरंग ठोस में गति करता है, द्रव में गति नहीं करता है। और ये जो लव तरंग होता है धरती पर गति करता है, जहां टकराएगा ना, टकरा की अपना रफ्तार पूरा एकदम धीरे धीरे फैलेगा, धीरे 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 धीरे। आज जे इनका चपेट में आ गया, हाईवी बकलोली चपेट में आ गई, तो इसका नक्शा बिगड़ जाएगा, सब उठलाली पालिश मार के मिलने आना भुला जाएगी। हाँ समझ गए ना। अब देखो, अब अनुदैर्ध्य तरंग की बात है। अब देखो हाई जोन पी तरंग होता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब एकदम सीधा निकलती है। ये जो तरंग होता है, ये जो पी है, ये क्या होगा, एकदम सीधा निकलेगा, क्या हो जाएगा, सीधा। और द्वितीय तरंग कैसा होता है, द्वितीय तरंग अनुप्रस्थ निकलती है, लेकिन प्राथमिक तरंग जो होती है वो क्या निकलती है, प्राथमिक जो तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब एकदम सीधा निकलेगा, एकदम सीधा। लेकिन अनुप्रस्थ का मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते निकलती है ससुर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आज जो ये आपका वेब तरंग होता है, ये भी ऊपर नीचे करती है, ये भी वैसे ही अनुप्रस्थ चलती है। लेकिन इससे ज्यादा ये तनी मनी हुई हुई करेगा, तो ये पूरा हुई हुई कर देगा। तू एक बोल भाई, दो बोल देगा। ये सबसे खतरनाक ये पड़ता है, ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है लव तरंग। यही एल जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंचा देता है। समझ में आ रही हुआ। तो यहाँ देखिएगा, आपका जो प्राथमिक तरंग होता है वो अनुप्रस्थ मतलब सीधा निकलता है, अनुदैर्ध्य मतलब अनुदैर्ध्य का मतलब सीधा निकलता है, अनुप्रस्थ का मतलब एकदम टेढ़ा मेरा ऊपर नीचे, और अनुप्रस्थ उससे खतरनाक होता है, ये भी टेढ़े मेरे निकलता है, ठीक है। और देखो प्राथमिक तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग ही कहते हैं, द्वितीयक तरंग को द्वितीयक चाहे गुंड तरंग भी कहते हैं, और यहाँ लव तरंग को धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसा यहाँ पर अब देखिए इनका पिक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अनुदैर्ध्य तरंग का पिक्चर कैसा होता है, तो एकदम सीधा होता है, पूरा एकदम क्या होगा, सीधा होगा इस तरंग का। मान लो कि ये तरंग है आपका, तो एकदम ये सीधा निकलेगा। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, यहाँ तक। आज जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है वो बहुत ऊपर नीचे करेगा, साफ एकदम ऊपर नीचे कर देगा, इससे बहुत ज्यादा तरंगी होता है, इसकी गति मतलब तरंगी के रूप में होती है ये सब, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, क्या सीधा हाई आपका ऊपर नीचे, हाई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कूद फान करता है। और मान लो कोनो आपके चलिए छोड़िए वो बात नहीं बोलूंगा, चलिए। तो समझने वाली बात है, ठीक है ना। ये समझ गया कैसा होता है, ये अनुदैर्ध्य हो गया, ये अनुप्रस्थ हो गया, और ये भी क्या हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। अब जरा सा हम लोग यहाँ पर इनकी दूरी उड़ी औसत हुआ देखते हैं, कई तरह की एग्जाम में पूछता है, इनकी चौड़ाई उड़ाई स्पीड तो देख ही लिए, इनका आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, सब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब देखते हैं पी तरंग की संख्या कितनी होती है, और जो सेकेंडरी तरंग होता है, जो लव तरंग होता है, इस सब की संख्या देखते हैं। देखो पी तरंग की जो संख्या होता है देख सकते हो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एस तरंग की संख्या गिन सकते हैं, इसकी तुलना में कम होती है। और ये तो आपका लव जो तरंग होता है इसकी संख्या बहुत कम होती है, देखिएगा। तो यहाँ पर आवृत्ति का मतलब होगा संख्या। ध्यान दीजिएगा कि एक सेकेंड में वो कितना तय कर रहा है, कितना मतलब वो मतलब अपना स्पीड बना के चला जा रहा है। जो पी तरंग होता है उसकी संख्या देखो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस तरह की जो आवृत्ति होती है उसकी संख्या होती है वो उससे मतलब पी तरंग से कम होता है, मतलब औसत होता है। इसका तो बहुत कम होता है, एल तरंग का आवृत्ति मतलब उसकी संख्या बहुत कम होती है। अब देखिए यहाँ पर दूरी जो होती है ना पी तरंग का, देख सकते हैं दूरी एक दूसरे के बीच की दूरी बहुत कम होती है, एक दूसरे के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसका मतलब उसका तरंगदैर्ध्य, उसका क्या तरंगदैर्ध्य, उसका तरंगदैर्ध्य मतलब उसका दूरी क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो दूरी होता है ना, यहाँ पर दूरी इसके तुलना में पी तरंग की तुलना में औसत मतलब इससे ज्यादा होता है, इसका मतलब उसको औसत लिख दिया गया। इसका जो दूरी होता है बहुत ज्यादा होता है, देख सकते हैं इसका दूरी, यानी इसकी दूरी जो होती है तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, किसकी, लव तरंग की तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है। और ऊंचाई की बात करते हैं तो सबसे कम ऊंचाई होती है किसका, आयाम बात करते हैं पी तरंग का। तो पी तरंग का जो आयाम मतलब ऊंचाई होता है क्या, सबसे कम होता है, लेकिन इसका क्या होता है, औसत होता है, पी तरंग से ज्यादा ऊंचाई होता है, आयाम होता है। इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है बहुत, इसका जो आयाम होता है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, देख सकते हैं। इसका आयाम मतलब इसकी ऊंचाई
क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से डायरेक्ट जब अटैक करती है तो खतरनाक साबित हो। स्पीड बहुत कम होता है लव का, लव तरंग मतलब जो एल तरंग होता है इसका स्पीड बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक और कारगर सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण से खतरनाक होता है। तो समझ में आ गई, पी तरंग की संख्या बहुत ज्यादा होती है, एस तरंग की संख्या बहुत कम होती है, और इसका जो आवृत्ति होता है बहुत कम होता है। मतलब जो आपका सेकेंडरी तरंग होता है इसका पी तरंग की तुलना में बहुत कम होता है, इसका तो सबसे कम होता है। यहाँ पर इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत, मतलब इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत कम होता है, दूरी कम होता है। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य इससे ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कम होती है, इसकी ऊंचाई इससे अधिक होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है सबसे अधिक होती है, एल तरंग की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। तो समझ में आएगी, पी तरंग, एस तरंग, लव तरंग, ये तीनों तरंग आपको बेटर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, भूकंप आखिर आने के क्या कारण है। देखो बुआ, भूकंप आने के कारण ये नहीं है कि शेष बाबा जो नाग देवता वो हिलते हैं तो भूकंप आता है। ये सब गांव जवार में सब मतलब क्या होता है ना, अप्रथा ये सब फैलल है, मतलब अंधविश्वास फैलल है गांव जवार में ये सब चीज। तो ये सब बातें नहीं है कि नाग देवता अपना सिर हिलाते हैं, फुफकार मारते हैं तो इसका मतलब है कि भूकंप आ रहा है, ये बात अच्छा नहीं है बुआ। ध्यान दो, भूकंप आने के देखो कारण क्या, भूकंप के धरती के अंदर तरह तरह की प्लेटें हैं, उसी प्लेट से आपका धरती बनल है। तो कभी कल क्या होता है, जो प्लेटवा होता है ये सब प्लेटवा आपस में टकरा जाता है, दिमाग कभी गरमाया दोनों प्लेटवा का, तो सब आपस में जैसे ही टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होता है कि इनके बीच घर्षण होता है, और घर्षण से भाई आवेश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब समझिएगा, ये जब दोनों प्लेट टकराता है तो पृथ्वी पूरा हिलने लगती है। भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी के हिलने डुलने की क्रिया को हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के हिलने डुलने की घटना को भूकंप कहते हैं, पृथ्वी के हिलने डुलने की परिघटना को भूकंप कहते हैं। बात सीधी सी है। तो जब भी चट्टान, जब प्लेटवा जो होता है वो आपस में टकराएगा, दोनों प्लेटवा, और टकराएगा तो पृथ्वी हिलने डुलना स्टार्ट हो जाएगी। या देखिए, और टकराएगा तो तीन तरह का तरंग निकलता है, SPL मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और लव तरंग, ये तीनों तरंग निकलता है। यही तीनों सबसे एल जाकर धरती पर टकराएगा तो भाई बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, सभी सब लगता है होश बिगड़ जाएगा दोनों का, ठीक है ना। तो समझिए, भूकंप आने का सबसे मेन कारण क्या होता है, भूकंप सबसे आने का मेन कारण प्लेटों की विनाशी टक्कर। ये जो प्लेट होता है ये जब आपस में टकराएगा तो धरती हिलना स्टार्ट हो जाती है, इसी को तो हम लोग भूकंप, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि मतलब भूकंप आने के भूकंप दो तरीके से आ सकता है, अभिसरण के द्वारा, अवसरण के द्वारा। तो अभिसरण का मतलब क्या होता है, मिलना, मतलब टकराना। अवसरण का मतलब दूर होना। अब देखो, जब प्लेट आपस में टकरा रही है तो क्या करे, इकट्ठा हो रही है, अभिसरण हो रही है। इसका मतलब इस कंडीशन में बहुत डेंजर होता है। डेंजर का मतलब समझते हैं ना, बहुत खतरनाक। जब प्लेटों का अभिसरण होता है, मतलब जब प्लेट आपस में टकराती है तब वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, खतरनाक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां से एल तरंगें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसका मतलब है कि जो आपका टक्कर आ रहा है, मतलब जो आपका भूकंप हो रहा है उस अभिसरण के द्वारा आ रही है, तो याद देखिए खतरनाक हो जाएगी, वो डेंजर हो जाता है। लेकिन मान लो कि ये प्लेट है, ये प्लेट जब अपने सीमा से दूर भाग जाएगी, जब ये प्लेट अपने सीमा से, मान लो कि क्या है कि ये कलम जुड़ल है, ठीक है ना, अब इसको कितनों खींचेंगे नहीं खींचाने वाला है, लेकिन जब इसके सीमा से ज्यादा बल लगा के खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। और सही होता है, जब इस प्लेट को सीमा से ज्यादा दूरी बढ़ा देंगे ना, बहुत ज्यादा दूरी बढ़ा देंगे, तो वो अवसरण होता है, उस कंडीशन में भी भूकंप आता है। उस कंडीशन में लावा हुआ ये सब निकलने का काम करता है, आग निकलने का काम करता है, तो उस कंडीशन में अवसरण होता है। और यहाँ पर नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल भूकंप आता है, इससे कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंचने वाली है। क्षति सबसे ज्यादा कब पहुंचती है, जब प्लेट आपस में टकराते हैं तब। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर मानव जनित हम लोग देख लेते हैं। मानव जनित कारण देखो क्या ना, मानव जनित मान लो कि जहाँ पर जहाँ एरिया में भूकंप आने वाला है वहीं पर जाकर आप घर द्वार बनाएंगे, तो क्या फायदा वहाँ पर घर द्वार बनाएंगे, क्या जरूरी है। जहाँ भूकंप आता है हमेशा वहीं पर जाकर आप घर बनाइए, वहीं पर रहिए, वहीं पर बसिए, तो वही बचिएगा, मरना पड़ जाएगा। तो ये दो कारण मानव जनित कारण भी होता है। और सबसे मेन कारण आपको प्लेटों का टक्कर, जब प्लेट आपस में टकराता है तब जाकर वहाँ पर क्या भूकंप आती है, धरती हिलने डुलने लगती है। इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के हिलने डुलने की क्रिया को, घटना को हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे, ठीक है। तो भूकंप समझ में आ गए। भूकंप में दो तरह का आता है, एक अभिसरण मतलब जब प्लेट टकराएगा, जब प्लेट दूर हटेगा, तो सबसे खतरनाक डेंजर आपका अभिसरण होता है। अवसरण मतलब जब प्लेट दूर भागेगा तो वो नॉर्मल चीज हो, तो उससे ज्यादा हानि आदमी को नहीं पहुंचती है। तो समझ में आ गई बुआ कि आपका जो अर्थक्वेक है, भूकंप क्यों आती है, इसका रीजन आपको समझ में आ गया। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि भूकंप की जो पेटी होती है वो 5 तरह की होती है, जैसे उस पेटी के बारे में भी हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। अब देखिए, भूकंप की 5 पेटियां होती है। 5 पेटियां कौन कौन सा, पहला होता है प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा होता है मध्य अटलांटिक पेटी, और चौथा छोटे छोटे बहुत सारा पेटियां होता है, और 5वां अंटार्कटिक पेटी होता है, ठीक है ना।
अंटार्कटिक पेटी होता है। इसमें यहाँ पर कोई आदमी नहीं होता है, जैसा हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी। देखो इसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। इसी एरिया में सबसे ज़्यादा देखो 63% भूकंप आता है। अच्छा, इसको चित्र के सारे हम लोग समझते हैं। आप ध्यान दीजिए, मान लो कि ये आपका पृथ्वी है, ओके। अब देखिए आप पृथ्वी आपको भी कल आता है, पृथ्वी आपका बड़ा उसका देखिए गोल होता है, ठीक है ना। पृथ्वी आपका कैसा है, बोले। अब पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, आपका नक्शा सब बनल रहता है। सब क्या होता है, नक्शा बनल रहता है। थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर नक्शा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बना कर समझा रहा हूँ। ये आपका नक्शा है, समझो कि ये आपका नक्शा होगा पूरे देश के, इसमें लेकर चलो। यहाँ पर मान लो कि आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये इंडिया है, ओके। ये मतलब मान लो पृथ्वी जो आप खरीदिएगा, मिलता है आपका गोल, ठीक है ना। देखिएगा ना तो वहाँ पर क्या होता है, उस पर पूरा नक्शा बनल रहता है, ठीक है। मान देखो इधर क्या होता है, सबसे इधर जो होता है आपका प्रशांत महासागर होता है। इधर ये आपका अमेरिका का रूट पड़ता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। ये मतलब सिंपल से मैं आपको समझा। इधर क्या पड़ता है, आपको प्रशांत महासागर पड़ता है। इधर क्या पड़ेगा, ये प्रशांत महासागर है। जो प्रशांत महासागर होता है ना, ये अमेरिका को क्या करता है, ध्यान दीजिए। प्रशांत महासागर इधर भी पाया जाता है, और प्रशांत महासागर आपका ये इंडिया है तो इधर भी पाया जाता है प्रशांत महासागर, ठीक है ना। ये दोनों क्या करता है, प्रशांत जो पेटी होता है, ये क्या करेगा, अमेरिका से अभिसरण करता है। पता नहीं थे, जो प्रशांत महासागर ये पेटी होता है वो अभिसरण का काम करता है। और साथ में ध्यान दीजिएगा, जो प्रशांत होता है अमेरिका से अभिसरण करता है, अमेरिका से टकरा कर, अमेरिका वाला जो रूट होता है उससे क्या करेगा, टकरा कर उससे क्या करता है, भूकंप उत्पन्न करता है, पैदा करता है। कौन, ये प्रशांत, जो प्रशांत महासागर ये पेटी है आपका, ठीक है ना। तो इधर प्रशांत महासागर पाई जाती है। यहाँ से जो पेटी होता है प्रशांत, वो अमेरिका से, और एशिया, इधर एशिया से भी क्या करता है, वो एशिया से भी टकरा कर, उससे टकरा कर भूकंप उत्पन्न करता है। कौन, ये प्रशांत महासागरीय पेटी। इधर भी होता है, इधर भी होता है। प्रशांत जो पेटी होता है वो अमेरिका और किससे, तो एशिया से टकरा कर भूकंप उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया कि प्रशांत महासागरीय पेटी सबसे ज्यादा भूकंप लाता है, 63%। ये क्या करता है, अभिसरण करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रशांत पेटी है वो अमेरिका से क्या करता है, टकराता है, मतलब अभिसरण करता है। यहाँ भी जो प्रशांत पेटी है वो भी क्या करता है, एशिया वाले क्षेत्र से टकराता है तो भूकंप आती है। बात समझ में आ गई। तो किसको एशिया वाले क्षेत्र से टकराता है प्रशांत, और अमेरिका वाले क्षेत्र से टकराने का काम करता है। ये समझ में आ गई। अब चलते हैं, देखो और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये आपका जो प्रशांत ये जब टकराएगा ना, तो टकराने के बाद मतलब आग चिंगारी उंगारी भी निकलता है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, आग ज्वाला वाला भी यहाँ पर निकलने का काम करता है। इसी कारण से हम इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर के भी नाम से जानी जाती है। किसको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर सकता है कि प्रशांत महासागरीय जो पेटी होती है वो क्या क्या उत्पन्न करती है, तो भूकंप भी उत्पन्न करती है और ज्वालामुखी भी उत्पन्न करती है। इसी कारण से इसको रिंग वलय भी कहा जाता है, मतलब रिंग ऑफ फायर, आग का वलय भी कहा जाता है। किसको, प्रशांत पेटी को, प्रशांत महासागरीय पेटी को क्या कहता है, रिंग ऑफ फायर। ये भूकंप और ज्वाला दोनों उत्पन्न करने का काम करती है। आगे आते हैं। 2 नंबर है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब देखो वो मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या होता है, यही तो मेन है। ये हम लोगों के क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब देखो जैसे ये इंडिया है तो ये क्या करेगा, ये आपका पूरा ऐसे होते हुए इंडिया से होते हुए ये गुजर जाता है। कौन, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये क्या होता है, हाँ, ये जो पेटी होता है, इसी पेटी की वजह से जो हिमालय होता है, हिमालय की ऊंचाई मतलब बढ़ते जाता है। 10 साल पर 15 साल पर उसकी ऊंचाई बढ़ते जाता है, ठीक है ना। अब देखो वो यहाँ पर क्या होता है, हई जोन आपका पेटी है, ध्यान देंगे, हई जोन आपका पेटी, इसको बोले। अभी तो हम लोग इधर देखिए प्रशांत आपका महासागरीय पेटी था, और दूसरा का आपका कौन सा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो पेटी होता है यहाँ आपका अफ्रीका है, ये वाला रूट अफ्रीका लेकर चलते हैं। ये जो अफ्रीका क्या करता है, अफ्रीका इस पेटी को, मध्य महाद्वीपीय पेटी को क्या करता है, ऊपर ढकेलता है। क्या करता है, ऊपर ढकेलता है। एक दिन ऐसा होगा कि आपका ऊपर यूरोप की ओर ढकेलता है, ठीक है ना। यूरोप को ढकेलते ढकेलते एक दिन उसको पठार का रूप बना देगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं, उसकी ऊंचाई आप कितना पड़े होंगे, जब उसकी ऊंचाई 848 मीटर आप पड़े, लेकिन अब क्या हो गया, 850 मीटर हो गया। कैसे, तो हई जोन आपका होता है ना, जो आपका अफ्रीका है चाहे जो इंडिया है, ये क्या करता है, उसको ढकेलेगा, ठीक है ना। यहाँ जो इंडिया होता है, इंडिया के बगल में आपका ये नेपाल है। लीजिए, ये पिक्चर मान के चलिए, सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। ये आपका इंडिया, ये इंडिया मतलब यहीं पे हिंद सागर भी है। ये इंडिया का जो प्लेट है ना, इसको क्या करता है, ढकेलता है। इंडिया के बगल में नेपाल है, नेपाल में तो आपका ये माउंट एवरेस्ट ये सब मतलब पहाड़ वहाड़ पाया जाता है। तो ये क्या करता है, उसको ढकेलने का काम करता है, जिसके कारण से प्रत्येक 10 वर्ष पर उसकी ऊंचाई जो होती है ना, 2 मीटर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक साल 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पहाड़ की यहाँ पर बढ़ जाती है, माउंट एवरेस्ट की। ओके, यहाँ पर सोचिए। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या करता है, अभिसरण
करता है, ये ध्यान दीजिए, अभिसरण नहीं कर रहा है कि जौन आपका यहाँ पर अफ्रीका होता है, ये जौन अफ्रीका है ये क्या करेगा, ये जो आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी है इसको क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, इसको टकरा कर इसको ऊपर भेजेगा, क्या करेगा, इसको ऊपर भेजेगा। और यहाँ जौन आपका इंडिया जौन प्लेट है ये भी इस प्लेट से टकरा कर इसको ऊपर ढकेलेगा, जिसके कारण से माउंट एवरेस्ट जो होता है ना उसकी ऊंचाई हमेशा 2 मीटर 10 वर्ष पर बढ़ने का काम होती है। देखिए अब कितना हो गया, 8,850 हो गया, पहले कितना था, पहले 8,848 मीटर था, समझ में आ रही है। तो क्या करता है, मध्य महाद्वीपीय जो पेटी होता है वो क्या करे, ढकेलता है, तो किसको, तो अफ्रीका को, मतलब यूरोप की ओर ढकेलता है, वो आगे चल क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। और जो इंडिया है, इंडिया जो प्लेट है यूरेशिया मतलब माउंट एवरेस्ट के पहाड़ को क्या करता है, इसकी ऊंचाई को बढ़ाने का काम करता है, ढकेलेगा, जिसके कारण से उसकी ऊंचाई जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष में 2 मीटर बढ़ जाती है। ये बात आपको समझ में आएगी। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, मध्य अटलांटिक पेटी होता है, इसमें अवसरण होता है। अभी दोनों में अभिसरण हो रहा था, मतलब टक्कर हो रही थी, लेकिन अब अवसरण होता है। देखो मध्य अटलांटिक पेटी क्या होता है, मध्य अटलांटिक पेटी क्या होता है, ये आपका बीच में पाया जाता है, यहाँ क्या होता है, मतलब ये दूरी बना देता है। ये क्या करता है, दूरी। अवसरण का मतलब क्या होगा, फैलाना, मतलब वो फैलते चले जाएगा। वो मतलब क्या ना, मान लो कि दो आपका पिंड है, चाहे दो आपका प्लेट है, ये दोनों प्लेट क्या होगा, अपने से दूरी, अपने सीमा से दूरी अधिक चला जाएगा। तो ये क्या करता है कि अवसरण का काम करता है। क्या करता है, अवसरण। आप सोचिए जब फैलेगा तो बताया थे ज्वालामुखी उत्पन्न होगी, ठीक है ना। इस ज्वालामुखी में समुद्र में क्या होता है, और समुद्र में ये काम होता है, समुद्र में जो भूकंप आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समुद्र में जो भूकंप आती है उसको सुनामी कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो समुद्र के अंदर जो पत्थर उथर जो डाली जाती है उसको कटक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, मध्य अटलांटिक पेटी पाया जाता है यहाँ पर बीच में आपका, ठीक है ना। अब ये मध्य अटलांटिक पेटी क्या अवसरण करता है, इधर वाले क्षेत्र को क्या करता है, दूरी बनाने का काम करता है, जिसके कारण से आपका ज्वाला उत्पन्न होती है, और ये ज्वाला बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए तो यहाँ पर बताया थे कि अवसरण के द्वारा जो भूकंप आता है वो नॉर्मल होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए ना, तो यहाँ पर अवसरण होता है और ज्वालामुखी उत्पन्न करता है। समुद्र के अंदर जो पत्थर पहाड़ पाया जाता है उसको कटक या रीढ़ के नाम से जानते हैं। अब देखिए चौथा क्या है, अन्य छोटे छोटे पेटी, बहुत सारे छोटी छोटी पेटियां पाई जाती है, ठीक है ना, जो अभिसरण का काम करती है। चौथा, ठीक है ना। आप पांचवा आपका अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक जो पेटी है, यहाँ पर क्या होता है, आदमी नहीं बसते, ये आपका ये सबसे नीचे होता है, ये भी बता रहा हूँ उसको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका फूका हो गया, फूका क्या करता है, अमेरिका से टक्कर करता है। कोकस जो पिंड होता है वो मैक्सिको से, वो क्या करेगा, मैक्सिको से टक्कर करता है। आई आपका जो नाजका होता है पेरू से टक्कर करता है। तीनों ये पश्चिम में पाए जाते हैं, और 3-4 को जो होता है ना पूरब में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हटा रहे हैं। ये जो अमेरिका है यहाँ पर आपका पाया जाता है वो कौन सा, फूका पाया जाता है, पेटी, छोटा छोटा पेटी है फूका। और उसके बाद एक और पेटी है उसको बोलेंगे कोकस। एक और यहाँ पर पेटी है जिसको बोलेंगे नाजका। ये जो ये आपका जो फोका पेटी होता है ये अमेरिका से टक्कर करता है, जिसके कारण से अमेरिका में भूकंप आती है। और दूसरा का जो कोकस है ये क्या करेगा, ये मैक्सिको से टक्कर करके भूकंप लाता है। और तीसरा का नाजका जो है यहाँ पर पेरू एरिया पड़ता है, उससे टक्कर करके वहाँ भूकंप लाने का काम करता है, ठीक है। छोटा छोटा प्लेट भी टकरा कर भूकंप लाता है। कहा नहीं जाता है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, देखन में छोटा है लेकिन घाव गंभीर कर रहा है। अभी आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर इंडिया पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये आपका मान लो इंडिया, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार स्थित है। तो यहाँ पर जो अंडमान, इसको मतलब पहले वर्मा के भी नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर भी कुछ क्या होता है, प्लेट पाया जाता है, आगे भी पाया जाता है, आगे भी पाया जाता है। 3-3-6 हो गए, एक और प्लेट बीच में पाया जाता है, हम बता देना आपको, ठीक है ना। तो ये जो है जो वर्मा प्लेट होता है, ये वर्मा क्या करता है, ये वर्मा प्लेट, ये वर्मा जो है ना अंडमान से टकरा गया था 2004 में साला। और 2004 में टकराने के कारण से भयंकर भूकंप आ गया था, भयंकर सुनामी आ गया था 2004 में। तो ये देखने में छोटा पिंड है लेकिन साला भूकंप ला देने का काम कर देता है। तो छोटा मत समझिएगा, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, देखने में छोटा है घाव गंभीर कर, छोटा छोटा प्लेट है। आई जो सुंडा पिंड है, आपका सुंडा पिंड होगा, लाइन से चलिएगा। सुंडा पिंड क्या करता है, यहाँ आगे चीन रहता है, ये सब आपका चीन वाला क्षेत्र है, चीन से टकरा कर वहाँ पर भूकंप ला देता है। और जो फिलिस्पीन आपका चीन है, आगे फिलिस्पीन एरिया से टकरा कर वहाँ पर भूकंप ला देता है। और एक आपका बच्चा अफ्रीका रिफ्ट, ध्यान दीजिएगा, है आपका यहाँ पर अफ्रीका वाला ही रूट पर मान लीजिए कि, ठीक है ना। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, पिक्चर नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ये आपका अफ्रीका वाला मान लो कि रूट है ये वाला। तो यहाँ पर अफ्रीका रिफ्ट आपका पाया जाता है, वो भी पिंड होता है एकदम। ये पिंड का क्या करता है कि आगे चलकर अफ्रीका का जो है ना इसको बांट देने का काम कर देगा आगे चलकर। जैसे आपका इंडिया जो था ना यहाँ पर था, नीचे मैक्सिको के नीचे था, लेकिन कट करके आगे चलकर आपका इंडिया इधर आ गया, थोड़ा सा हट के आ गया। मैं नक्शा देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अफ्रीका रिफ्ट आपका प्लेट है ये क्या कर रहा है कि आगे चलकर मैक्सिको को 2 भाग में बांटने का काम कर देगा, 2 भाग में उसको बांट देगा, ठीक है ना।
तो ये सातों आप समझ गए। फूका क्या करेगा, फूका किससे, यूएस अमेरिका से टकराता है। कोका से जो कण है, पेटी है, ये मैक्सिको से टकराएगा, और जो नाजिका है वो पेरू से टकराकर भूकंप लाने का काम करता है। और ये आपका जो अफ्रीका रिफ्ट है, ये अफ्रीका को 2 भागों में भविष्य में बांटने का काम कर देगा, ठीक है ना। ये बांटने का, क्योंकि यहाँ पर अवसरण होगा उसको बांट देगा, और जहाँ अवसरण होता है वो बांटने का काम करता है। हरिजन वर्मा पिंड है, पेटी है आपका, ये एक बार इंडिया से अंडमान निकोबार से टकरा के साथ 2004 में भूकंप सुनामी ला दिया था। तो कहने का मतलब सुनिए, छोटा है लेकिन काम बढ़कर कर रहा है। हाई आपका सुंडा पिंड है, सुंडा क्या करता है कि जो दक्षिणी चीन है उससे टकरा कर भूकंप ला दिया था। और ये आपका जो फिलिस्पीन चीन है, ये फिलिस्पीन से टकरा कर भूकंप ला दिया था, ठीक है ना। तो ये समझ गए। अब देखिए पांचवा जो है ना, पांचवा आपका यहाँ पर है अंटार्कटिक पेटी है। यहाँ पर आदमी उदमी नहीं बसता है, जिसके कारण से भूकंप नहीं आता है। अब यहाँ बस के लोग क्या करेंगे, भूकंप यहाँ पर आदमी नहीं बसते थे, भूकंप नहीं आएगा। आदमी बसेंगे तो मर जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। तो यहाँ पर आदमी नहीं बसता है अंटार्कटिक में, ये पेटी में, जिसके कारण से यहाँ पर भूकंप नहीं आता है। तो समझ गए सारी बातें। आपका प्रशांत महासागरीय पेटी इधर पड़ता है, ठीक है। और जो आपका ये मध्य महाद्वीपीय पेटी आपका ये इधर पड़ता है, और जो ये आपका मध्य अटलांटिक जो पेटी है आपका इधर बीच में पड़ता है। और जो अन्य छोटे छोटे 7 गो आपका जो पेटी था वही चर्चा हो गया अटलांटिक पेटी में। यहाँ तो अंटार्कटिक पेटी में तो आदमी नहीं बसता है यहाँ पर, जिसके कारण से भूकंप नहीं आता है, ठीक है ना। ये आप समझ गए पेटी। अब देखिए जोन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जोन के बारे में देखो बुआ, जोन क्या होता है। जोन का मतलब क्या हो गया कि भूकंप का जहां तक क्षेत्र कैप्चर हो जाएगा वही उसका जोन कहलाता है, भूकंपीय जोन कहलाता है। जैसे मान लो कोरोना का माहौल चल रहा था, तो जौन एरिया में मतलब कोरोना का ज्यादा मरीज हो जा रहा था, उसको रेड जोन दिखाया, खतरनाक जोन हो गया वो, ठीक है। तो भूकंप का जहां तक भूकंप जोन है, जहां तक अपने दूरी को फैला सकता है, अपने क्षेत्र को फैला सकता है, वहां तक क्षेत्र उसका जोन कहलाता है। अब देखिए जोन क्या होता है, तो 1 से 5 तक जोन होते हैं, लेकिन मात्र 1 नंबर को अब छोड़ के अब 4 ही जोन का यूज करी जाती है। 1 जोन था खत्म हो गया, तो 5 जोन 1 2 3 4 होता है, लेकिन 5वां जोन होता है वो बड़ी खतरनाक होता है। ये 5वां जोन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और 5वां जोन में हमेशा ये सब हिमालय में आता है, हिमालय में आपस में टकराएगा, भूकंप आएगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो 5वां जोन में क्या है, हिमालय। और है जोन 1 जोन है, इसको हटा दिया गया। अब 2 3 4 5 इसी जोन का प्रयोग करी जाती है। तो आप जोन भी समझ गए। अब चलिए हम लोग जानते हैं कैसे भूकंप के लोग माप करते हैं। अब भूकंप से संबंधित कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन जान लेते हैं, जो ग्रुप डी से संबंधित है, ये चपरासी उपरासी में पूछता है ये सब क्वेश्चन भूकंप से संबंधित, उसको देख लीजिए। देखो भूकंप के अध्ययन के लिए, भूकंप के अध्ययन के लिए जिस मशीन का उपयोग करी जाती है, भूकंप के माप के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसको सेस्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेस्मोमीटर। और भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग सेस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलेंगे, सेस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, सेस्मोग्राफ कहेंगे। ये भूकंप का क्या है, ग्राफ है। तो इसका भूकंप के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, सेस्मोग्राफ कहते हैं। अब देखो भूकंप की माप किससे की जाती है। देखो पहले भी बहुत सारे स्केल आ चुके हैं। किस स्केल से भूकंप की माप की जाती है, तो रिक्टर स्केल से। एक बहुत बड़ा पैमाना है, इसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता की माप करी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भूकंप की तीव्रता की माप हम लोग यहाँ पर, ये आपका ग्राफ है, किसका, ये सेस्मोग्राफ हो गया, मतलब भूकंप का समझिए तरह ग्राफ हो गया। तो जो ग्राफ, भूकंप का जो ग्राफ होता है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये तीव्रता है। अगर मान लो कि आपका रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल के माध्यम से इसकी क्या करी गई, जांच करी गई कि कितनी तीव्रता है भूकंप की। तो यहाँ देखिए 7 से अगर कम आएगा ना तीव्रता, तो समझिए कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 7 आ गया ना तो समझिए को बहुत हानि पहुंचा देगा। भूकंप की तीव्रता 7 होगी तो बहुत हानि पहुंचा देगी। आज 7 से अधिक होगी तो नानी याद करा देगी। जैसे नेपाल में था, नेपाल में 8.1 जो भूकंप आया था वो 8.1 तीव्रता थी। अब सोचिए क्या दशा हुआ होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है रिक्टर स्केल में अगर 7 तीव्रता आ रही है तो समझिए क्षति तो पहुंचाएगी, ज्यादा क्षति पहुंचाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा क्षति अगर 7 से ज्यादा तीव्रता होगी ना तो क्षति पहुंचाएगी, कम 7 से कम में पहुंचाती है, ठीक है। आगे देखिए। अब देखो कई तरह की एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि आइसोसेस्मोल क्या है और होमोसेस्मोल क्या है। तो कहने का मतलब आइसोसेस्मोल का मतलब समान तीव्रता, जिनकी तीव्रताएं समान हो। मान लो कि आपका एक का तीव्रता यहाँ पर 7 है, और दूसरे का तीव्रता 7 है, तीसरे का तीव्रता 7 है, और चौथे का तीव्रता यहाँ पर 8 है। तो याद से मेरे को क्या मतलब है, जिसकी तीव्रता समान होगी वो आपका क्या कहलाएगी, वो आपका कहलाएगी आइसोसेस्मोल कहलाएगी, ठीक है ना। जिसकी तीव्रताएं समान हो उसे आइसोसेस्मोल के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो एक ही समय में आपकी मतलब क्या हो रही है, भूकंप आ रही है। जैसे मान लो कि आपका 10 बजे भूकंप यहाँ भी आया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 12 बजे आ गया, तो 10 बजे वाला भूकंप को आप मिला दीजिए। तो हई जो भूकंप हो गया है ये समान समय में आ गया। तो समान समय में जो भूकंप आती है उसको हम लोग बोलेंगे होमोसेस्मोल कहते हैं। अब इसका कट हो गया। अब यही पूछता है कई बार एग्जाम में, होमोसेस्मोल का मतलब समान समय में। जब एक ही समय में बहुत जगह भूकंप आती है तो उस हम लोग होमोसेस्मोल के नाम से जानते हैं। अब देखो
भूकंप से बचने के लिए, भूकंप आने से पहले हमें कुछ चेतावनी भी मिल सकती है अगर चाहे तब। देखो आसमान में क्या होता है कि रेडॉन रेडॉन जो नाम का जो गैस होता है ये नहीं पाया जाता है, लेकिन जब भूकंप आने वाली रहती है ना तभी आसमान में पूरा जो है ना रेडॉन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब रेडॉन की मात्रा बढ़ने लगे तो इस जो मापने वाला रेडॉन मापने वाला मशीन होता है उसके द्वारा माप कर पता लगाई जा सकती है कि हाँ भाई भूकंप आने वाला है। रेडॉन की मात्रा बढ़ेगा तो समझिए कि भूकंप आने वाला, तो इससे चेतावनी हमें मिल सकती है। और दूसरा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो जब भी भूकंप आने वाले रहते हैं ना तो जो आपका वातावरण है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण जो है ना उसका जो चुंबकीय आपका गुण है, उस जो आपका वातावरण है उसका चुंबकीय गुण क्या होता है, बढ़ने लगता है। आप मशीन के द्वारा माप को हम बता सकते हैं अगर चुंबकीय गुण इसका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि भूकंप आने वाली है। तो रेडॉन की मात्रा बढ़ेगी तो भी भूकंप आने वाली है, मशीन के द्वारा मापी जा सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी गुण बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भूकंप आने वाली है। आज सिंपल सी जानवर क्या होता है, जब भूकंप आने वाली रहती है ना तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसके कारण हमें सुनाई उड़ाई नहीं देता है। तो जानवर को पहले ही मालूम चल जाता है, कि भूकंप आने वाली है तो वो क्या करते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। तो समझिएगा अगर जानवर के मतलब रंग रूप में या चलन धरण में अगर डायरेक्ट परिवर्तन हो जाए तो समझिएगा भूकंप आने वाली है, ठीक है ना। तो ये भूकंप से बचने के लिए चेतावनी है। अब देखो भूकंप से अगर भूकंप में फंस गए तो उससे कैसे बची जा सकती है, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि आप घर में है, भूकंप आ गई है तो ध्यान दीजिएगा घर में अगर है तो आप कोना में चले जाइए, तो पलंग उलंग चौकी उकी नीचे है तो उसके अंदर घुस जाइए, उससे आपका भूकंप बच जाएंगे। हाँ तो डायरेक्ट खड़ा होकर तो बिल्डिंग उल्डिंग गिर गया तो मर जाएगा, ऐसा ही है। एक बात याद देखिएगा, रूम के अंदर है तो हो सकता है सिरानी वायरन लेकर कपार पर रख लीजिएगा। मान लीजिए साइड से कुछ गिर भी गया ना तो उससे क्या होगा, आपकी कपार की सुरक्षा होगी, क्योंकि मेन आपका कपारे है, इसी में आपका नर्वस सिस्टम पाया जाता है। वो खत्म तो सब खत्म, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भूकंप से बचने क्या क्या, अगर घर के अंदर आप हैं, अगर आप घर के अंदर है तो कोने में खड़े हो जाइए, जो कोना होता है कोना में खड़े हो जाइए। तो वहां से क्या होता है कि आपका दीवार वाल गिरेगा, डायरेक्ट गिरेगा ना, कोना में रहेंगे तो आपकी जान बच सकती है। अगर घर के अंदर पलंग उलंग है, चौकी उकी है तो उसके अंदर ढुक जाइए और कपार पर मान लीजिए सिरानी उड़ानी है तो सिरानी उड़ानी लगा दीजिए, ऐसे आप बच सकते हैं। लेकिन याद देखिएगा अगर और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर खुले सबसे पहली बात है इससे बचने के लिए आपको खुले मैदान में भागनी चाहिए। खुले मैदान में भागिए। अब उस जगह जाना है जहाँ पर टावर उवर सब लाइन उनका कनेक्शन नहीं गया होता और वो सब गिर गया तो मरी जाएंगे जटाकर। तो याद रखिएगा बचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप घर उनमें होंगे तो पलंग उनके नीचे लुका दीजिए, कोना में आप छुप जाइए, ठीक है ना। और उसके बाद आप सर पर अपने तकियों के रख लीजिए, इससे भी आपकी बचाव हो सकती है। और भारी वस्तु से आपको हमेशा दूर रहना है, ये भी याद रखिएगा। बिजली उजली भवन वन से हमेशा दूर रहना है, खाली स्थान में जानी चाहिए आपको। तो ऐसे भूकंप से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो भूकंप से बचने का घर उर में है तो क्या करिए, पलंग चौकी के नीचे लुका दीजिए, कपार पर तकिया लगा लीजिए और उसके बाद कोने में खड़े हो जाइए। या बिजली उजली से आपको दूर रहना है, बिजली उजली से दूर रहना, भारी वस्तु से भी दूर रहना। आपको भारी वस्तु है उससे आप दूर रहिए। और खाली मैदान में चलिए, सबसे बढ़िया जहाँ पर बिजली उजली का कनेक्शन नहीं हो, जहां पर भवन नहीं हो, खाली मैदान में चले जाएंगे तो आप भूकंप से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में भूकंप से संबंधित जो हर तरह के कंपटीशन एग्जाम पूछती है उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में मैंने क्लियर किया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग तड़ित के बारे में जानते हुए फिर मिलेंगे।